इस कारण उसने कहा कि व्यक्ति को अपने बारे में सोचने से ज़्यादा समाज के बारे में सोचना चाहिए, तभी समाज में शांति स्थापित होगी, समाज में एकता स्थापित होगी। और जिस प्रकार से सावयव एकता का सिद्धांत मतलब जिस प्रकार से मानव जीवन के जो मानव शरीर के जो सारे अंग मिल-जुल के काम करते हैं, उनमें एक एकता है, उनमें एक संतुलन है, एक एकता है। वैसे जब समाज के सारे वर्ग मिल-जुल कर काम करेंगे, तभी समाज में एकता स्थापित होगी, तभी समाज में संगठित होगा, तभी समाज शक्तिशाली बनेगा। और जो अंतिम बिंदु है, न्याय व्यवस्था का जो विशेषताओं का अंतिम बिंदु दार्शनिक शासक। यहाँ पर प्लेटो का अर्थ दार्शनिक शासक से क्या मतलब है? दार्शनिक शासक का मतलब है जो लोभी ना हो, जिसकी उच्च आकांक्षाएं ना हो, जिसमें मोह ना हो, जिसमें व्यक्तिवादिता ना हो, जो अपने लिए ना सोचकर समाज के लिए सोचे, जो अपने लिए या अपने परिवार के ना सोच के जो राष्ट्र के लिए सोचे, देश के लिए सोचे। तो प्लेटो ऐसे ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया जाए, जो व्यक्ति दार्शनिक हमारे भारतीय संस्कृति के में कहते हैं ना हम लोग कि सन्यासी साधु, तो सन्यासी साधु की खैर परिभाषा आजकल बदल गई है, परंतु जब हम सन्यासी और साधु की छवि अपने दिमाग में लाते हैं, तो कौन सी छवि उभरती है कि जो परिवार से मुक्त हो, मोह माया से मुक्त हो, जिसका कोई अपना स्वार्थ न हो और जो केवल समाज के लोगों के बारे में सोचे, देश के लोगों के बारे में सोचे, जन कल्याण के बारे में सोचे। तो प्लेटो की यही सोच थी कि ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया जाए, या अगर कोई शासक है, सत्ता में कोई शासक बैठा हुआ है, वो दार्शनिक बन जाए, यानी वो मोह से ऊपर हो जाए, स्वार्थों से ऊपर हो जाए, उसका कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो, उसका कोई पारिवारिक लाभ ना हो, वो केवल समाज के बारे में सोचे, समाज के बारे में कार्य करे। तो इस प्रकार प्लेटो कहता है कि या तो दार्शनिक को शासक बना दिया जाए, या जो शासक है वो दार्शनिक बन जाए। इस प्रकार से न्याय की विशेषताएं प्लेटो ने बताया है। और वास्तव में प्लेटो देशभक्त दार्शनिक था। वो अपने देश से प्यार करता था, अपने देश को सही रास्ते में लाने के लिए वास्तव में वो चाहता था कि एक सर्वोत्तम शासन स्थापित हो जाए, एथेंस में सर्वोत्तम शासन स्थापित हो जाए, शासक नैतिकवान हो जाए और जिससे समाज संगठित हो। सब प्लेटो जानता था कि शासक नैतिकवान होगा तो जनता भी नैतिकवान हो जाएगी, शासक अपने काम में ईमानदार होगा तो जनता भी ईमानदार हो जाएगी। इस प्रकार से वो सर्वोत्तम शासक की कल्पना करके इस प्रकार की व्याख्या उसने न्याय की दिया है। अब हम आगे जो अध्ययन करना है, आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या को अध्ययन करते हुए हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना या उनमें कमियां नहीं है। उस समय भी बहुत सारे आलोचक हुए जिन्होंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। तो किस उनके पास आलोचना के बिंदु क्या थे, तथ्य क्या थे? तो पहला जो उन्होंने कहा कि न्याय, प्लेटो ने जो न्याय कहा है वो कानूनी धारणा नहीं है, वरन एक नैतिक धारणा है। कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है जो गलत है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों में जो शासन प्रणालियां हैं वहां पर न्याय कानूनी धारणा ही है, नैतिक धारणा नहीं है। तो यहाँ पर प्लेटो की बात को उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी जो बात आलोचकों ने कही, दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। अब ये प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति दार्शनिक है, वो शासक क्यों बनेगा? शासन की गद्दी में शासक की गद्दी में क्यों बैठेगा? वो समाज के लिए क्यों काम करेगा जब उसको अपने कुछ फायदे नहीं है, जब उसके लाभ नहीं है, उसको प्रसिद्ध भी नहीं होना है, उसको अपने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, उसको पारिवारिक लाभ भी कोई नहीं है। तो वो इतने सारे
चिंता की बात क्यों अपने में लेगा वो? दार्शनिक का यही अर्थ है कि वो मोह माया से दूर रहे, स्वार्थ न रहे। तो ऐसे व्यक्ति, दार्शनिक होना तो एक अविरल चीज़ है, एक अलग चीज़ होती है। तो जो दार्शनिक होगा वो शासक क्यों बनेगा? और मान लीजिए दार्शनिक वर्गों को समझ शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए, तो एक ही वर्ग को शासन की सारी शक्तियाँ प्रदान करने में भी कठिनाई ये है कि वह वर्ग भ्रष्ट हो सकता है, फिर वो दार्शनिक नहीं रहे। राजनीतिक शक्ति राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और समस्त अधिकार उसको अगर दे दिया जाए, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो वर्ग भ्रष्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति जो दार्शनिक होते हुए भी जो शासक गद्दी में बैठा है, शासक बना है, वो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। फिर प्लेटो के आदर्श राज्य तो कहीं पर टिकती नहीं है। और तीसरा जो बिंदु है, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो आलोचक ये कहकर आलोचना करते हैं कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, या प्लेटो ने जो न्याय की बात कही है, उसमें मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और जो चौथा और अंतिम विदो है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। तो गुणों के निर्धारण को कोई आधार नहीं, तो इसके संबंध में आलोचक ये कहते हैं कि ये कैसे मान लिया जाए कि अगर कोई शासक भ्रष्ट है, अगर कोई शासक स्वार्थी है, अगर कोई शासक सत्ता लोलुप है, अगर कोई शासक जनता या जन कल्याण के कार्यों को न करके केवल अपने कल्याण और सत्ता लोलुपता की बात को या काम को करता है, तो ये कैसे सोच लिया जाए कि शासक की संतान या शासक का पुत्र उस शासक के जैसा ही होगा। और ये कैसे मान लिया जाए कि अगर कोई दार्शनिक है, तो उसकी संतान दार्शनिक जैसा ही गुणवान होगा, गुण संपन्न होगा। क्योंकि देखने में आया है कि कोई दार्शनिक अगर है, कोई त्यागी पुरुष है, तो उसकी संतान ये आवश्यक नहीं है कि उसके जैसा ही रहे। और ये भी देखने में व्यवहार में आया है कि कोई शासक है, कोई भ्रष्ट शासक है या सत्ता लोलुप है या स्वार्थी है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके संतान में उसके पिता के सारे अवगुण आ जाएँ या आ गए हों। तो इस प्रकार से आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो ने जो पूरी कल्पना की है कि न्याय के द्वारा एक आदर्श राज्य की स्थापना की, वह हकीकत में होते हुए नहीं दिखता है। अब आलोचना के बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। वास्तव में प्लेटो ने तत्कालीन समय में भ्रष्ट शासक का शासन देखा था, जनता को पीड़ित होते देखा था, और ये सब के कारण अपने गुरु सुकरात की मृत्यु भी देखा था। तो इन चीज़ों को वो दूर करना चाहता था। और उसकी जो उसके जो जितने विचार थे, ये जो न्याय संबंधी विचार, उसके इस कारण उसने ये दिया कि वह वास्तव में एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, आदर्श राज्य की प्राप्ति करना चाहता था। तो वो चाहता था कि शासक दार्शनिक बन जाए, या शासक दार्शनिक शासक बन जाए। इस प्रकार से वो किसी भी स्थिति में ऐसी व्यवस्था करना चाहता था जो सर्वोत्तम शासन प्रणाली हो, जिसमें कि राष्ट्र मजबूत हो, जिसमें कि समाज मजबूत हो, जिसमें कि जन कल्याण के कार्य हों, जनता खुशहाल रहे, नागरिक अच्छे रहें। और इस प्रकार से वास्तव में वो अपने देश में एक अच्छे शासन व्यवस्था को लाने की दिशा में उसने ये विचार दिए। परंतु प्लेटो ने अ, ये अपने सारे विचार और ये न्याय संबंधी विचार उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लिखे हैं, उद्धृत किए हैं। और वास्तव में ऐसे देखा जाए तो प्लेटो के जो विचार हैं, वो सारी बातें एक काल्पनिक ही हैं। मैं कह रही हूँ? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि काल्पनिक है? क्योंकि अपने ये विचारों को प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा, फिर उसको शुरू से स्वयं उसने अध्ययन किया, फिर उसको हँसी आई, हँसा वो, फिर वो स्वयं कहता है कि इस प्रकार का शासन तो पृथ्वी पे कहीं संभव नहीं है, ये तो केवल स्वर्ग में ही संभव है। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि विद्वान था, बुद्धिमान था,
तो वो जानता था कि एक अच्छे शासन व्यवस्था के लिए ये बातें होना चाहिए, पर वो क्योंकि बुद्धिमान था, समझदार था, वो जानता था इस प्रकार की कल्पना पृथ्वी पे संभव नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो अध्यापन है वो समाप्त होता है। थैंक यू।